हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। सीटेट परीक्षा में हिंदी का गद्यांश और पद्यांश मिलाकर कुल 15 नंबर आता है। सीटेट की परीक्षा में गद्यांश और पद्यांश दोनों से मिलाकर आपका 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 15 नंबर, ठीक है। यह जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, यह वर्ष 2024 करेंट क्वेश्चन है, जो पिछले साल पूछा गया था। वर्ष 2024 जुलाई 2024 का यह क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। देखिए, यदि आप भी हिंदी में गद्यांश और पद्यांश जो प्रश्न बनता है 15 नंबर का, यदि 15 में 15 आप लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक जादुई ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस ट्रिक को अपने दिमाग में बैठाना होगा। तभी जाकर के आप 15 में 15 नंबर लेकर आएंगे। सिर्फ गद्यांश और पद्यांश जो क्वेश्चन है उसी से, पैडागोजी छोड़ करके। पैडागोजी के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन जो कंटेंट, जो आपका गद्यांश का जो प्रश्न होता है और पद्यांश का, वो दोनों आप किस तरह से हल करेंगे ताकि कम समय में आपको सारी क्वेश्चन बन जाएगी और साथ ही साथ एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना, उस चीज को बताऊंगा आज। देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी लेकर आया हूं। बिना समय बर्बाद किए गद्यांश हल करने का ट्रिक। पहले क्या करना है आपको, पहले प्रश्न पढ़िए फिर गद्यांश पढ़िए। पहले क्या करना है आपको, पहले प्रश्न को पढ़ना है फिर उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है। ये नहीं कि पहले गद्यांश को पढ़ लिए उसके बाद हम प्रश्न को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, पहले सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है। पहले सबसे पहले गलती जो छात्र करते हैं वह है पूरा गद्यांश को पढ़ना। पहले गद्यांश को आप पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले सभी 5 से 6 क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या है, 5 से 6 क्वेश्चन को आपको जल्दी से पढ़ लेना है। प्रश्नों को पढ़ने से आपके दिमाग में प्रश्न का कीवर्ड जो होता है ना, वो आपको सेट हो जाएगा। जब पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, 4-5 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन का जो कीवर्ड है ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो जो वो क्वेश्चन का जो कीवर्ड है ना, वो आपके उत्तर हाईलाइट होने लगेगा। जो आपका क्वेश्चन का जो कीवर्ड है, वह गद्यांश में आपको उत्तर जो है ना अपने आप दिखने लगेगा, झलकने लगेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में यहां दिख रहा है। तो ट्रिक, पहले क्वेश्चन पढ़ना है उसके बाद गद्यांश पढ़ना है। ये नहीं कि पहले हम गद्यांश पढ़ें। यदि पहले आप गद्यांश पढ़ते हैं तो आपका समय बर्बाद होगा और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन जो है ना आपसे बनेगा भी नहीं। तो पहले आपको क्या करना है, गद्यांश पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश पढ़ना है। ये नहीं कि पहले गद्यांश पढ़े उसके बाद क्वेश्चन पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से आपको जो है ना समय ज्यादा लगेगा, समय की बर्बादी होगी। और आप जानते हैं कि सीटेट एग्जाम में एक क्वेश्चन पर मात्र 1 मिनट का समय दिया जाता है, यानी 150 क्वेश्चन टोटल होती है, 150 मिनट का मतलब एक क्वेश्चन पर 1 मिनट। तो आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना होता है, ठीक है। देखिए गद्यांश किस तरह से बनाएंगे। मैंने पहले क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो है ना क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये जो गद्यांश दिया है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 91 से 99 के सही या सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यह गद्यांश दिया हुआ है, यह पैसेज दिया हुआ है और इसी पैसेज में ना ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सब का आंसर आपको इसी में मिलेगा। तो हमको गद्यांश बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पहले पढ़ना है क्वेश्चन, पहले पढ़ना है क्वेश्चन, पहले पढ़ना है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है, एक क्वेश्चन पढ़ लिए। दूसरा क्वेश्चन, राजा का अनिवार्य गुण नहीं है, ये पढ़ लिए। तीसरा क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में डैश का बहुत महत्व है,
अगला क्वेश्चन पढ़ते, राजा बनने के लिए डैश की राह पर अग्रसर होना होगा। 3-4 क्वेश्चन पढ़ लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है। ऑप्शन में दिया अच्छा कार्य दान करना, ऑप्शन 2 है शुद्ध विचार अच्छे कर्म, ऑप्शन 3 है समता समानता, ऑप्शन 4 है शुद्ध विचार अंकुश लगाना। आपको ये चारों ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन पढ़िएगा ना। तो ये क्वेश्चन को जब पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन है राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है, तो ये क्वेश्चन को सीधा उठाएंगे अपना दिमाग में और सीधा इसको चिपकाएंगे कहाँ, गद्यांश में। देखिए यहाँ, देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है राजा बनिए लेकिन शुद्ध विचारों अच्छे कर्मों और मानवीय संवेदना का राजा बनिए। यानी देखिए इस क्वेश्चन को जैसे ही हम यहाँ से उठाए कि राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है, तो राजा बनिए लेकिन शुद्ध विचारों अच्छे कर्मों और मानवीय संवेदना का राजा बनिए। यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। यानी राजा का गुण कैसा होना चाहिए, तो अच्छा कर्म और शुद्ध विचार। तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना आपको। हम कहे थे ना कि क्वेश्चन का कीवर्ड अपने दिमाग में रखिएगा ना, और जैसा ही कीवर्ड को उठाकर अपना गद्यांश में डालिएगा तो क्वेश्चन है ना अगल बगल में झलकने लगेगा, आपको दिखाई देने लगेगा। तो है ना, राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है, तो शुद्ध विचार और अच्छा कर्म, शुद्ध विचार और अच्छा कर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका अच्छा कार्य, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, शुद्ध विचार और अच्छा कर्म। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, शुद्ध विचार और अच्छा कर्म। ये आपका राजा का गुण का चर्चा किया गया है, गद्यांश में किया गया है। ठीक है, राजा के किन गुणों का चर्चा गद्यांश में किया गया है, तो शुद्ध विचार और अच्छा कर्म का। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि आपको गद्यांश बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, अब जैसे आप गद्यांश पर नजर डालिएगा तो गद्यांश को पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन जो है ना आपको झलकने लगेगा वहां पर आंसर उसका क्वेश्चन का। तो पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा आपको आंसर जो है ना अपने आप हाईलाइट होने लगेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ हम एक क्वेश्चन पढ़ा, राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है, तो देखिए राजा बनिए लेकिन शुद्ध विचारों अच्छे कर्मों और मानवीय संवेदनाओं का राजा बनिए। यानी राजा के किन गुणों की चर्चा की गई है, तो शुद्ध विचार और अच्छा कर्म। तो ऑप्शन 2 हो गया है इसका सीधा सीधा आंसर। यदि आप पूरा गद्यांश पढ़ते तो आपका समय बर्बाद होता। इसीलिए क्वेश्चन जो बनता है, आपको क्वेश्चन जो बनता है ना वो गद्यांश से ही काटता है क्वेश्चन को, गद्यांश से ही आंसर छोड़ देता है और क्वेश्चन काटता है। यानी गद्यांश देगा और उसी में से क्वेश्चन को पूछता है। तो पहले सीधा सीधा उठाएंगे क्वेश्चन को और उसको चिपकाएंगे गद्यांश में, और जैसे उस गद्यांश में क्वेश्चन चिपकाइएगा तो उसके अगल बगल में क्वेश्चन का आंसर आपको झलकने लगता है, दिखाई देने लगेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए अगला, राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। राजा का अनिवार्य गुण नहीं है, ये क्वेश्चन को हम उठाएंगे अभी दिमाग में अपना सेट कर लिए, दिमाग में चिपका लिए। तो राजा का अनिवार्य गुण नहीं है, कौन सा गुण राजा का नहीं है भाई, तो देखिए अन्याय अधर्म आदि के भय से भयभीत न हो और एक ऐसी सत्ता बनाए जिसमें समानता हो। यानी कि राजा का गुण कैसा नहीं होना चाहिए, तो अधर्म आदि के भय से भयभीत न हो, वैसा गुण होना चाहिए राजा का। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा धर्म भीरू होना। यानी राजा का गुण जो है ना धर्म भीरू होना नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका यही सेकंड हो जाएगा। यानी क्वेश्चन को उठाए और सीधा चिपका दिए कहाँ, गद्यांश में, और जैसे गद्यांश में चिपकाए तो उसके अगल बगल जो क्वेश्चन का जो आंसर है हमको दिखाई देने लगा। तो यही बनाने का तरीका है, आपको इसी तरह से आप बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में डैश का बहुत महत्व है। देखिए गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में डैश का बहुत महत्व है, डैश का बहुत महत्व है गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन उठा लिए, उसकी चाल का निर्धारण करना, अपना लक्ष्य बनाना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। यानी ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन डैश का महत्व है। तो गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में लक्ष्य का जो होता है ना बहुत महत्व होता है, लक्ष्य का। ठीक है, लक्ष्य का बहुत ही महत्व होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार
मनुष्य जीवन में, ये तो पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन है, राजा बनने के लिए डैश की राह पर अग्रसर होना होगा। देखिए राजा बनने के लिए आपको जो है ना, राजा बनने के लिए डैश की राह पर अग्रसर होना होगा। तो ये क्वेश्चन आप उठाइए दिमाग में और चलिए सीधा गद्यांश पर। राजा बनने के लिए क्या होना जरूरी है? देखिए यहाँ पर, यहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको आंसर। अध्यात्म आपको अपने मन का राजा बनने की ओर ले जाता है। यानी राजा बनने के लिए आपको क्या होना होगा? तो राजा बनने के लिए डैश की राह पर अग्रसर होना होगा। तो अध्यात्म की राह पर जो है ना आपको अग्रसर होना होगा। तो ऑप्शन जो है ना फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसी तरह गद्यांश आपको बनाना है, जैसे मैंने आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक राजा को डैश और डैश से नहीं डरना चाहिए। तो एक राजा को जो है ना किससे नहीं डरना चाहिए? तो अन्याय और अधर्म से नहीं डरना चाहिए, जो कि यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है। एक राजा को किससे नहीं डरना चाहिए? तो अन्याय और अधर्म आदि से भयभीत नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़िएगा इसका आंसर आपको दिमाग में झलकने लगेगा, क्योंकि आंसर ये क्या होगा। ठीक है, तो एक राजा को डैश और डैश से नहीं डरना चाहिए, तो अन्याय और अधर्म से नहीं डरना चाहिए। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से आपको भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, अध्यात्म शब्द में डैश प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। देखिए प्रत्यय जो होता है यह किसी शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग जो होता है वह किसी शब्द के पहले लगता है। तो अध्यात्म शब्द में डैश प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर होगा इक। अध्यात्म अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने से आध्यात्मिक शब्द बनेगा। तो इक प्रत्यय यहाँ पर लगेगा अंत में, तो इक हो जाएगा। अगला, विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। अच्छे कर्म, मानवीय संवेदना, लक्ष्य निर्माण, वैचारिक सुंदरता। क्या होगा राइट आंसर बताइए? तो यह होगा आपका लक्ष्य निर्माण जो है आपका विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आध्यात्मिक होने का अर्थ है दूसरों पर दया करना, शारीरिक सुंदरता, विचारों की सुंदरता, वैचारिक प्रबुद्धता। क्या होगा? आध्यात्मिक होने का अर्थ कैसा होता है बताइए? तो आध्यात्मिक होने का अर्थ होता है आपका विचारों की सुंदरता होना। ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अपने मन का राजा होने से तात्पर्य है। तो अपने मन का राजा होने से तात्पर्य क्या होता है? अपने लक्ष्य के लिए सत्ता हड़पना, मन को नियंत्रित करना, अपने जीवन पर अंकुश लगाना, दूसरे पर अंकुश लगाना। क्या होगा राइट आंसर बताइए? तो अपने मन का राजा होने से तात्पर्य होता है मन को नियंत्रित करना, मन को अपने बस में रखना। ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। तो गद्यांश बता दिए ना कि गद्यांश आपको किस तरह से सोल्व करना है। ठीक उसी तरह आपको काव्यांश यानी कविता पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक कविता दे देगा और कविता पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो अभी तो बताया आपको गद्यांश पर, अब आगे आगे आपका कविता पर। नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्न संख्या 100 से 105 के सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ दे दिया आपको एक, अब कविता काव्यांश दे दिया। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबसे देता संदेश है। हमको यह पढ़ना ही नहीं है, हमको काव्यांश पढ़ना नहीं है, हमको कविता पढ़ना नहीं है, सीधा हमको पढ़ना है क्वेश्चन। कविता में किस संदेश की बात की गई है? कविता में किस संदेश की बात की गई है? तो जिए और जीने दो सबको देता संदेश। यानी कविता में किस संदेश की बात की गई है? तो जियो और जीने दो। हमको क्वेश्चन पढ़ना है, गद्यांश नहीं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसका आंसर सीधा गद्यांश में यहाँ दिखाई देगा आपको। जियो और जियो जीने दो, जियो और जीने दो सबको देता संदेश है। यानी कविता में संदेश की किस संदेश की बात की गई है? तो जियो और जीने दो का। ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़िएगा ना, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो उस क्वेश्चन का कीवर्ड अपने दिमाग में बैठाइए और सीधा लेकर के गद्यांश में चिपका दीजिए। वहीं पर आपको अगल बगल में क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे कविता में किस संदेश की बात की गई है? तो जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। यानी आपको कौन सा संदेश की बात की गई है? तो जी और जीने दो का संदेश का जो बात किया गया है आपको कविता में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यही आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आपको कविता नहीं पढ़ना, सीधा क्वेश्चन पढ़ना है। कविता में किन वीरों की यशगान की बात की गई है? किन वीरों का यशगान की बात की गई है कविता में, बताइए। यहाँ देखिए, प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है, लगी गुंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। यानी कविता में किन वीरों के यशगान की बात की गई है? तो वैसा वीरों की यशगान की बात की गई है जो जिन्होंने क्या किया है, आजादी के लिए बलिदान दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, कविता में किन वीरों की यशगान की बात की गई है? तो यहाँ देखिए, लगी गूंजने दसों दिशाओं वीरों के यशगान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। यानी क्वेश्चन आपका आंसर यही दिख रहा है, कविता में किन वीरों के यशगान की बात की गई है? तो जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया है, यानी बलिदान दिया है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर जो है ना, आपको यहाँ पर देखने को मिला, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। यानी कविता में जो है ना, आजादी किसके लिए, किस वीर को यशगान किया गया है? तो जिन्होंने आजादी के लिए अपना प्राणों की आहुति दी है, उसकी बात कविता में कहा गया है। अगला देखिए, ये तो बेसिक ग्रामर, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय का संधि विच्छेद बताइए। तो हिमालय का संधि विच्छेद हिम प्लस आले, यानी बर्फों का घर। ठीक है, आले माने घर होता है, तो हिमालय हिम प्लस आले, ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कविता में किन महापुरुषों का उल्लेख किया गया है? देखिए, कविता में किन महापुरुषों का उल्लेख किया गया है? चलिए कविता थोड़ा देखते हैं भाई। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है। यानी कविता में किस किस का चर्चा किया गया है भाई? तो गांधी का, तिलक का, सुभाष का और जवाहर का। तो यही क्वेश्चन जो है ना, यही आपसे पूछ रहा है कि कविता में किन महापुरुषों का उल्लेख किया गया है? तो महात्मा गांधी का, राजगुरु का तो नहीं, सुखदेव का भी नहीं, चंद्रशेखर का भी नहीं, किसका किसका उल्लेख किया गया है, किन किन महापुरुषों का? तो महात्मा गांधी का, जवाहर का और, है ना यहाँ पर लिखा हुआ, महात्मा गांधी का, तिलक का, सुभाष का और जवाहर का। तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी हो जाएगा। वीर का बहुवचन रूप क्या होगा? तो वीर का बहुवचन रूप जो आपका वीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरो हो जाएगा। भारत देश की विशेषता बताइए। तो देखिए, भारत देश की जो विशेषता है, यह दक्षिण में हिंद महासागर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन हम सीधा इसको उठा करके सीधा डालेंगे आप कविता में कि हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। यानी भारत के दक्षिण में क्या है? तो भारत के दक्षिण में क्या है आपका? भारत के देश की विशेषता क्या है? तो दक्षिण में क्या है आपका? क्या है बताइए? दक्षिण में हिंद महासागर है। क्या है आपका? हिंद महासागर है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका काव्यांश कविता पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, यह अधिगम एक प्रकार का है जिससे बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। ये तो आगे हम लोग पेडागोजी पर, चल ठीक है, चलिए पेडागोजी पढ़ लेते हैं। यह अधिगम एक प्रकार है जिसमें बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। यह कैसा होता है बताइए? तो यह होता है आपका किसमें? तो यह होता है आपका अवधारणा अधिगम में। ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो पढ़ रहे हैं पैडागोजी का क्वेश्चन है। इससे पहले जितना वो आपको पता है गद्यांश और पद्यांश वाला, वो आपका कंटेंट का क्वेश्चन था, हिंदी कंटेंट का, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। गद्यांश पद्यांश दोनों दे देगा, 15 नंबर का क्वेश्चन जो दोनों से मिलकर आपका पूछा जाता है। ठीक है, अभी जो पढ़िएगा ये आपका पैडागोजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पैडागोजी का 15 नंबर पैडागोजी होती है, 15 नंबर आपका गद्यांश और पद्यांश होता है कंटेंट का। किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं कर पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के मार्गदर्शन को कहते हैं स्केप फोल्डिंग, यानी मदद करना। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है? पहला कथन, यह पाठचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह सत्र के लिए शैक्षणिक
गतिविधियों की योजना है। पाठ्य पुस्तकों का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है। पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। जहां भी एकमात्र देखने को मिले, ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो कौन सा कथन जो है यह पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है, वो सही कथन को चुनना है। तो देखिए, यह जो होगा आपका, यह पाठ्यचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। पाठ्य पुस्तक जो है, पाठ्य पुस्तक के बारे में जो सही होगा कथन कि पाठ्य पुस्तक जो होती है वह पाठ्यचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ना आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर यही हो जाएगा। पाठ्यचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है आपका कौन? आपका पाठ्य पुस्तक। अगला क्वेश्चन, आप कक्षा 5 के अध्यापक है, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आप विद्यार्थी को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? पहला है बारीकी से पठन, दूसरा है सरसरी तौर पर पठन, तीसरा है गहन पठन, चौथा है विस्तृत पठन। बताइए क्या आंसर? तो आंसर होगा गहन पठन। इसमें बच्चे क्या है, एक एक चीज को गहराई से पढ़ता है। जैसे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हर एक चीज को गहराई से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आप गहन पठन कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन जो है ना थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो परीक्षा के लिए पढ़ता है यानी हर एक चीज को बारीक गहन, हर एक चीज को गहराई से पढ़ता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, गहन पठन कहते हैं। जैसे परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ना, गहन पठन। एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं। यदि उसने कुल शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? संप्रश्नात्मक, रचनावादी, संरचनात्मक और समग्र भाषा। क्या होगा राइट आंसर बताइए? तो देखिए, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं। यदि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? तो समग्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, समग्र भाषा। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब डैश। तो देखिए, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को भाषा का परिवेश यानी एक्सपोजर दिया जाए। तभी जो है ना भाषा अर्जन, तभी बच्चे जो है ना भाषा सीख सकता है जब बच्चों को भाषा का क्या है, परिवेश यानी एक्सपोजर दिया जाए। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर थर्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भाषा अर्जन यानी भाषा बच्चे, संपूर्ण भाषा बच्चे तभी सीखेंगे जब आप बच्चे के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ना आपको यहाँ पर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए, यानी बच्चों को अधिक से अधिक भाषा सीखने के लिए अवसर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि वो स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। क्या लाभ है स्वच्छंद लेखन करने से शिक्षार्थियों में? तो यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, स्वच्छंद लेखन जो होता है यह शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, कारण यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन आपका यह थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। पहला ऑप्शन विश्लेषण करना, दूसरा निष्कर्ष लगाना, तीसरा पाठ्य सामग्री का विस्तार एक्सट्रापोलेशन, चौथा व्याख्या करना। बताइए राइट आंसर। देखिए, पाठ्य सामग्री का विस्तार तथ्यों से आगे जाकर के अनुमान लगाने का तरीका है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? तो यह आपका प्रत्यक्ष विधि का। कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि का विशेषता है? तो यह विशेषता आपका प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड का।
तो ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? देखिए, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है, यह उद्देश्य होता है आपका बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। यदि बच्चा किसी चीज के बारे में सीख रहा है तो बच्चे को सीखने में कहाँ पर कठिनाई हो रही है, सीखने में क्या दिक्कत हो रही है, बच्चे को सीखते समय, बोलते समय किन चीजों में कठिनाई महसूस हो रही है, ये सभी चीजों के बारे में पता लगाना निदानात्मक होती है और पता लगाने के बाद उसका उपचार करना उपचारात्मक परीक्षण होता है। ठीक है, तो बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना, यानी बच्चा किस चीज को समझ नहीं रहा है, किस चीज को समझ रहा है, यही होता है आपका निदानात्मक परीक्षण। और कठिनाई को पता लगाने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसको कठिनाई दूर करने के लिए उपचारात्मक परीक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना, ऑप्शन आपका सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप हिंदी भाषी अध्यापक है और आपके नियुक्ति पंजाब की किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। बच्चे की जो भाषा होती है उसको एक संसाधन के रूप में आपको मानना चाहिए। ठीक है, बच्चों की जो भाषा होती है, मातृभाषा जो अपने परिवार में सीखते हैं, उसको एक आप संसाधन के रूप में आपको मानना है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले डैश। तो देखिए, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम, निगमनात्मक मतलब पहले नियम बताना, उसके बाद क्या? उसके बाद क्वेश्चन बताना। तो व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि पहले हमें सबसे पहले नियम प्रस्तुत करना चाहिए, दूसरा वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए, तीसरा ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करना चाहिए, चौथा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, ये इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा। व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम जो होता है, निगमनात्मक यानी पहले नियम बताना, उसके बाद प्रश्न देना, ये आपका निगमनात्मक उपागम होता है। तो पहले क्या है, आपको नियम प्रस्तुत करना चाहिए। व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम क्या होता है? पहले आपको नियम प्रस्तुत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा या अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता को समवेत गायन, कंठस्थ करना जहां भी लिखेगा समझिए ये आपका नेगेटिव है। रोल प्ले में भाग लेना, तीसरा नए या अपरिचित शब्दों को सही उच्चारण या अभ्यास करना, चौथा है अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समवेत पठन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा या अभ्यास विद्यार्थी मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? रोल प्ले यानी भूमिका निर्वहन, रोल प्ले में भाग लेना, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, आपका सेकंड यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश बोध है? तो यह है आपका स्थानीय बोध, ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका सीटेट जुलाई 2024 में हिंदी से जो क्वेश्चन पूछा गया था, सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।